बेटे ये रखना है साहब, जो भी सेल मैं मार्केट से खरीद के लाता हूँ, जो बैटरी में लेकर के आता हूँ, जब तक मैं उसको सर्किट में नहीं लगाऊंगा तो उसका जो ईएमएफ होगा वही उसके टर्मिनल का डिफरेंस होता है, जिस उसी को हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन साहब है ना, जब वो सेल सर्किट में आ जाता है तो फिर ये दो अलग अलग वैल्यूज हो जाती हैं। ईएमएफ एक अलग वैल्यू बन जाती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग चीज हो जाती है ना। ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अगर सेल आपका करंट फेंक रहा है, करंट निकाल रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ना बेटे, ये सबसे प्यारा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूजन में नहीं जाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक सेल करंट नहीं छोड़ता है मार्केट के अंदर, आप मार्केट से खरीद के लाते हो, सर्किट में अप्लाई नहीं करते, उस टाइम पर उसका ईएमएफ और उसका पोटेंशियल एक ही बात होती है साहब, कुछ भी बोलिए। लेकिन जैसे वो सर्किट के अंदर आ जाता है, ईएमएफ एक अलग वैल्यू हो जाती है, पोटेंशियल अलग हो जाती है। ईएमएफ तो होता है जो पहले टोटल था, और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो सर्किट को आउटपुट में दिया जाता है, सर्किट को आउटपुट में दिया जाता है। बात समझ में आई है? देख, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं बेटे। मैथमेटिकली जो इसका बेटे मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट है ना साहब, ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। क्लियर सुन लो, जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत से भी ऊपर कोई चीज है ना तो ये है। इधर देख साहब, ये वही हमारा पुराना सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लगा हुआ, ठीक है सर। ऐसे बक्सा डाला, बक्से के अंदर मुझे आज बात समझ में आ जाती है, जो अंदर लिखा जाता है वो ईएमएफ होता है। जैसे मैं लिख देता 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस, एक इंटरनल, तो 10 वोल्ट उसका ईएमएफ है। क्लियर सुन लो, क्वेश्चन आ जाए ना, व्हेन अ सप्लाई ऑफ 10 वोल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज अप्लाइड अक्रॉस दिस, तो जो 10 वोल्ट लिखा है उसका ईएमएफ है। ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी ने 10 वोल्ट नाम के बेचा है वो, ठीक है साहब। ये ईएमएफ हो गया। अगर बेटे ये करंट छोड़ता है, मतलब ये है कि अगर इसके सामने करंट आपको ऐसे निकलता दिखाई दे जाए, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, बाहर निकल रहा है करंट, ठीक है, एरो बाहर की तरफ है, तो ये सिचुएशन कहलाती है बेटे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसे? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्जिंग ही तो थी। इसको तो ध्यान से देख, इसमें कुछ ना था, मार्केट से 10 वोल्ट लाया था, 1 वोल्ट अंदर खपत हो गई, 9 बाहर दे दिया। अंदर की खपत तूने कैसे निकाली? आई की मल्टीप्लाई आर से करी थी, 1 × 1 किया था। मतलब एक बार देखा जाए तो तूने ये किया हुआ है, वो क्या नाम है, जो 9 आया था वो 10 - 1 × 1 आया था, यही तो है। 10 में से 1 वोल्ट घटाया था। तो ध्यान से देखिए 9 क्या है, 9 वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बाहर उसको 20 से दिखाते हैं। ई और 10 ईएमएफ था, ये आई था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। ये जो तूने फॉर्मूला जनरेट कर दिया ना बेटे अपनी इस नॉलेज से, साहब ये फॉर्मूला जनरेट नहीं हुआ, जन्नत जनरेट हुई है, जन्नत। V = E - IR सब फॉर्मूला नहीं है, जन्नत है। फॉर्मूले में आया हुआ V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और E ईएमएफ होता है, I इंटरनल I करंट और R इंटरनल रेजिस्टेंस। V क्या है? उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? उस सेल का ईएमएफ। I उस सेल से निकलने वाला करंट है, उसमें जाने वाला करंट। R उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चा बोला जाने वाला, हाँ जाने वाला भी हो जाता है बेटी। जैसे मान लो अगर ये सिचुएशन ये ना होकर के ये बन जाती, ये इंटरनल था, ईएमएफ था साहब, बक्सा बनाया बहुत प्यारा सा, लेकिन करंट उसके अंदर डाल दिया ऐसे, मतलब अब की बार एरो देख, वो बाहर है अंदर है। तो ये जो सिचुएशन तेरे सामने है बेटे, ये डिस्चार्जिंग की थी, ये है चार्जिंग ऑफ सेल, ये है चार्जिंग ऑफ सेल, इसे चार्जिंग कहते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो V होता है ना बेटे, वो हो जाता है E + IR। बच्चे ने जैसे फॉर्मूले को देखा, बोला सर V की वैल्यू E से भी ज्यादा? हाँ, E से ज्यादा हो जाती है बेटे। E जब मार्केट से लाते, जब नाप के लाए थे, और तूने आके इसको सर्किट में लगाया, लेकिन सर्किट में ऐसे लगा दिया, करंट छोड़ने के बजाय इसमें करंट घुसा दिया अंदर, उल्टा कर दिया साहब, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत फेमस एक क्वेश्चन बनता है कि राइट द सिचुएशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन इट्स ओन ईएमएफ। तो जवाब आता है व्हेन द सेल इज इन द चार्जिंग कंडीशन, व्हेन द सेल इज इन द चार्जिंग कंडीशन। मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ तेरे सामने, इधर देख, इधर देखियो। जैसे एक सर्किट तुझे दे देता हूँ, ये 20 वोल्ट की सप्लाई है साहब, 1 ओम का इंटरनल है, ये 7 ओम ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 2 ओम, 7 3 और 10 हो गया ना, और इसको ले लेता हूँ, ये 10 हो गया, और इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट ही ले लेता हूँ, चलो इसको ले लेता हूँ 10 वोल्ट, बहुत सही बात है। अब ये इसका इंटरनल है बेटे, ये मुझे गिवन किया हुआ है, ये इंटरनल है, ये कहानी है। अब ध्यान से देख, तेरे सामने जो 2 सेल दिए, मुझसे करंट कहते हैं, वो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तू मार्केट गया, मार्केट से एक सेल लाया 20 वोल्ट का, क्या तू उसका ईएमएफ लाया? हाँ, इंटरनल लाया। दूसरा सेल लाया 10 वोल्ट का, क्या ये 10 वोल्ट ईएमएफ लाया? हाँ, इंटरनल लाया। लाके सर्किट में जोड़ दिया, जोड़े किस हिसाब से, दोनों का प्लस एक जगह, साथ में एक बल्ब लगा दिया, जो 7 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। कहता है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ साहब। अब बताइए कितने का है? तो बच्चे ने जैसे देखा, बोला सर ये तो करंट चालू हो गया। हाँ साहब, अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है भाई। कैसे निकालूं सर? अब तो मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। चालू कर, चालू कर। सबसे पहले तो ये बता, सेल का इंटर वो क्या ना, इक्विवेलेंट क्या है सर्किट का, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? तो बच्चा बोला सर ये सीरीज है, आपने बोला था सीरीज में होता है सब कुछ। हाँ अच्छा, करंट कैसे लेगा? पहले तो करंट देख,
बड़ी 20 वोल्ट की छोड़ेगी सब, इसका करंट कंसीडर किया जाएगा ये करंट इसमें होता हुआ इसमें एंटर करेगा। ये एक ही ब्रांच है बेटे, अगर ब्रांच एक है तो इसकी मजबूरी है करंट को ऐसे ही घूमना होगा। एक ब्रांच में एक रास्ते पे एक ही पानी फिर हो सकता है, ध्यान रखना। आप जब अकेले बैठोगे आपके मन में ख्याल आएगा सर ऐसा कैसे, क्या पता ये भी छोड़, ये कुछ तो छोड़ रहा होगा अपना। सच्चाई ये सब भी छोड़ता है, वो छोड़ने की वजह से देख हमको क्या कहानी करनी पड़ती है। देख जब मैं इसका ई नेट लिखता हूँ ना, ई नेट, तो ई नेट बेटे ध्यान, आपने इसके प्लस के साथ इसका प्लस जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई ई नेट होता है E1 माइनस में E2, बड़े में से छोटा, 20 माइनस में 10 बराबर है 10 वोल्ट। जो इसने 10 जो ये करंट छोड़ रहा था ना, क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा, छोड़ तो ये भी रहा होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हम बैटरी को ऐड करते हैं। कैसे? E1 माइनस E2, E1 प्लस ऑफ माइनस E2, ये E1 माइनस E2। अब इसकी वजह से देख, ये प्लस की वजह से ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, मतलब जो तेरे को दो बैटरी दिखाई देती थी, इनको देखा गया तो 10 वोल्ट की सप्लाई थी टोटली। अब 10 की थी तो सब करंट ये छोड़ेगी। अब जब करंट इसका कंसीडर होगा, बड़ी का कंसीडर होता हमेशा, ध्यान रखना। ये डिस्चार्जिंग में है और ये चार्जिंग में चली गई। अब किस में चली गई? चार्जिंग में। तो ये दो कंसेप्ट बनते हैं आपके सामने, एक डिस्चार्जिंग बनेगा, एक चार्जिंग बनेगा हमेशा। डिस्चार्जिंग का ये नियम है, चार्जिंग का ये नियम है। अब बोलिए इसका आर इक्विवेलेंट कितना था? सर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास हो गई 7 और 3 और 10, तो 1 जमा में 7 जमा में 2 का मतलब 10 ओम। तो बोल करंट कितना? देख मैंने जानबूझ के एक फॉर्मूला लिखा था, ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना है? 10, ये कितना है? 10, 1 एम्पियर करंट चलेगा सर, है ना? इसमें से कितना निकला? 1 एम्पियर, इसमें गया कितना? 1 एम्पियर। अब मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इसका, तो हाउ टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस? इस वाले का यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग है। V किसका? उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या? उस सेल का EMF, सेल का, ई नेट नहीं, सेल का। जो बच्चा मन का कमजोर होगा ई नेट ले लेता है, ये वाला ई नेट नहीं, सेल का। ये फॉर्मूला सेल के लिए है। सर सेल का EMF कितना है? सर सेल का है 20। करंट कितना चल रहा है? सर 1 चला रखा है आपने। इंटरनल कितना है? सर इंटरनल भी 1 है सर ये 19 वोल्ट का सेल है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना हुआ? सर इसका हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस में आई आर। E कितना? E क्या? उस सेल का, सेल का कितना है? 10, इंटरनल कितना है? 2, कितना हो गया साहब? 12 वोल्ट आया। क्या आया? 12 वोल्ट। तू सोच के देख, मार्केट से लाया था नाप के 20, नाप के 10, आगे सर्किट में कुछ ऐसे जोड़ दिया। अब दोबारा वही वोल्ट मीटर लगा के देखा 19 वोल्ट, यहां लगा के देखा 12 वोल्ट। क्या इस सिचुएशन में EMF और पोटेंशियल दोनों, हाँ सब दोनों अलग अलग चीज हो गई हैं। जब कोई भी सेल डिस्चार्जिंग में होता है ना, डिस्चार्जिंग में, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF से हमेशा कम आता है ड्यू टू दिस रिलेशन या इक्वेशन। और जब वो सेल चार्जिंग में चला जाता है तो उसका पोटेंशियल उसके EMF से हमेशा ज्यादा आता है। इसलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि राइट अ कंडीशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन इट्स ओन EMF। तो जवाब है इन द चार्जिंग कंडीशन। बात समझ में आइए? तो अब एक काम करो, स्क्रीन को रोको, सब कंसेप्ट डाल के, कंसेप्ट्स ये दोनों कहां से आए हैं, ये इक्वेशन से आपको समझ में आए कैसे बनती है रिलेशन, ठीक है? ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं आती है, मैंने इसकी सहायता समझाई आपको। दोनों ऐसे सामने रीजन, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, ठीक है? क्वेश्चन बना के प्रॉपर वे में पूरा सॉल्यूशन। आप भी ना बेटे, पहला सवाल है ऐसे ही लिखना, इसका वहां पे, इसका ऐसे ही, ठीक है? जगह ऐसे बढ़िया बनाना, क्यों लैंग्वेज से अच्छा है कि आपको ये पता चल जाए कि हम इस सेल के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है ना? ई नेट लिखना होता है, आर इक्विवेलेंट लिखना होता है, देन ये, ठीक है? तो रोक स्क्रीन को एक बार, इसको नोट कर लिखिए बेटे। पहले ना तो इसके ऊपर एक दो ग्राफ देखे बेटे, न्यूमेरिकल और कवर करेंगे ग्राफ। ये क्वेश्चन सभी ने लिख लिया था, नहीं लिखा है तो आप वो क्या नाम है, एक नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दो। राइट द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम एनी सेल। किसी भी सेल से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है? तो आई मैक्स होता है बेटे EMF ऑफ द सेल डिवाइड बाय इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस। इधर देख, देखो जहां तक बात है बेटे ग्राफ की, एक तो यहां पर ग्राफ बड़ा फेमस है EMF का कैपिटल R के साथ, ये ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ EMF विद कैपिटल R। एक तो ये, एक बेटे वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का कैपिटल R के साथ, पोटेंशियल का कैपिटल R के साथ एक EMF का। अब तुम बड़े बच्चे को सोच के जवाब देना बेटे, जहां तक बात है EMF के ग्राफ की, EMF तो मार्केट से लेकर के आए थे जब वो 10 वोल्ट का बेच दिया उसने, दुकानदार ने बोला 10 वोल्ट की बैटरी ले जा, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये बात बता, उसका EMF बदल जाएगा? तू बेशक से 10 ओम पे लगा, 20 ओम पे लगा, 50 ओम का कैपिटल R लगा, अरे वो तो 10 वोल्ट का EMF लेके आई वहां से, वो तो 10 वोल्ट का ही लेके आई है। कहने का मतलब है कि EMF कैपिटल R पे कभी डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना चाहिए ना, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स वैल्यू है। अब रही बात पोटेंशियल की, क्या पोटेंशियल समय के साथ बदलेगा? हाँ, कैपिटल R के साथ बदल जाएगा।
जैसे मैं तुझे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, इधर देखियो, यही एग्जांपल था, ये R 9 था, ये आंसर आया 9 बाहर आया और 1 अंदर, तो V की वैल्यू 9 वोल्ट आई। समझाने के लिए मैं इस R की वैल्यू को ना 19.5 कर देता हूँ समझाने के लिए, या इसको बेटे 19 ले ले, 19 ले, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। R की वैल्यू क्या ले ली 19, ठीक है साहब, क्या तूने कैपिटल R पढ़ाया? हाँ सर मैंने कैपिटल R। अब तो एक बात बताइए, R इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? R इक्विवेलेंट हो गया 19 और 1 20। पोल करंट कितना हो गया? तो I की वैल्यू हो गई सर E अपॉन में R इक्विवेलेंट। E कितना? E हमने 10 वोल्ट लिया था बेटे, इसका 10 वोल्ट लिया था, तो ये हो गया 10 बटा R इक्विवेलेंट हो गया 20, क्या 0.5 एम्पियर? हाँ 0.5 जब इसके अंदर आएगा कितना ड्रॉप होगा? 0.5 वोल्ट, और जब 0.5 इसमें जाएगा बेटे तो 19 का आधा 9.5, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 9.5 वोल्ट का होगा। अब ध्यान से देख कि जब क्या नाम है, तूने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाया, कैपिटल R की वैल्यू बढ़ाई, तो V की वैल्यू बढ़ गई। देखिए स्मॉल r चेंज नहीं किया, 1 का 1 रखा, EMF चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन तेरे V की वैल्यू बढ़ गई। कहने का मतलब जैसे जैसे तू R की वैल्यू बढ़ाएगा तेरा V बढ़ता चला जाता है बेटे। तो ये ग्राफ है, ये आता है, ये काफी फेमस ग्राफ है, क्लियर सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये जन्नत है ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई कई बार पूछोगी इसको, बोल सही बात है। तो R की वैल्यू बढ़ाने से V की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। अब तुम बड़े बच्चे को सोच के बोल, R को तो इनफाइनाइट पहुंचा दे, R की वैल्यू को इनफाइनाइट करियो। सर अगर मैं R की वैल्यू को इनफाइनाइट करने जाऊंगा तो I 0 हो जाएगा, करंट नहीं चलेगा, और सर अगर करंट नहीं चलेगा तो EMF और पोटेंशियल उस टाइम पे एक ही बात होती है, EMF और पोटेंशियल एक उस टाइम पर एक ही बात है। तो अगर बेटे ये R इन्फिनिटी हो जाता है ना, तो R इन्फिनिटी होते उस समय पर ये EMF के ही बराबर होता, मतलब यही वाला ग्राफ बन जाता है। फिर बात समझ में आई है? ये कंसेप्ट है ये। तू चाहे तो देख इसको इक्वेशन की फॉर्म में देख सकता है। अगर मैं तेरे को इसको इक्वेशन समझाऊं ना तो ऐसे देख, फॉर्मूला है V = E माइनस में IR, ठीक है सब सही है। तो V = E, I की वैल्यू यहाँ से लिख, यहाँ से, तो I की वैल्यू हो जाएगी बेटे यहाँ पे V = IR, तो I की वैल्यू V/R, तो दैट वैल्यू शुड बी V/R × R। बोल स्टेप सही है? ठीक है सर, यहाँ इधर लेकर क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे अगर तू लिखेगा तो ये हो जाएगा V प्लस में VR/R, ठीक। तो V को बेशक से कॉमन निकाल तू यहाँ से, तो V को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में R/R, और दैट इज इक्वल टू E। तो सही बात है। तो यहाँ से V की वैल्यू तेरे पास आ गई E अपॉन में 1 प्लस में R/R। बोले स्टेप सही है? अब तू देख ले इसके अंदर कि साहब जैसे जैसे कैपिटल R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तू एलसीएम लेगा ना, यहाँ पे एलसीएम लेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। वो सही बात है या सीधा शब्द है? तू R बढ़ा, तेरा ये वाला फैक्टर कम होता जाएगा, ये वाला फैक्टर कम होगा। वो सही बात है, ये वाला फैक्टर कम होगा तो कॉमन सेंस है ये वाला वैल्यू, ये जो ये फैक्टर है ये बढ़ता चला जाएगा। और हाँ या ना, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। हाँ यहाँ से ना आप एक कंसेप्ट भी उठा सकते हो बेटे, क्या अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यहाँ से लिखना चाहूँ तो लिख दो कि व्हेन R = R, मतलब अंदर का रेजिस्टेंस और बाहर का एक ही हो जाए, तो करियो, तो R और R को बराबर कर, तो V की वैल्यू हो जाती है E/2, क्योंकि R इक्वल होते हैं 1 बाय वो क्या नाम R/R1, 1 + 1 2, तो तू चाहे तो एक कोऑर्डिनेट और दिखा दे यहाँ पे, दैट इज E/2, ठीक है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा कि जब R और R बराबर होते हैं तो उस टाइम पर V की वैल्यू E/2 होती है। ये कंसेप्ट भी मुझे रात में 2 बजे याद होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई ने आज तक इसको यूज नहीं किया है, क्लियर सुन लो, तो वो यहाँ से निकल के आता है। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे, ये 2 ग्राफ है। एक ग्राफ अगर आप बनाओ तो इसके ऊपर बना सकते हो, क्योंकि ज्यादातर हम लोग डिस्चार्जिंग की ही बात करते हैं बेटे। तो एक ग्राफ ना V का और I का भी बनता है, V का और I का इन केस ऑफ सेल, ठीक है। सेल के केस में V और I का ग्राफ, ये V है और ये I है, तो लिखियो साहब, तो इक्वेशन है V = E माइनस में IR। इसमें क्या है सर, ये तो एक एक्सिस पे आपने ये ले लिया और एक एक्सिस पे I ले लिया, तो इसको कंपेयर कर दो। ये आपने Y पे लिया है तो Y = ये हो गया -mx + c, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। सर ये ग्राफ तो ये वाला आता है, हाँ ये ग्राफ आता है, ये बोल बात समझ में आती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोल सही है। और इसी इक्वेशन से चल, पहले इसको देख, क्या मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है? हाँ, तो यहाँ से अगर आप बेटे आप स्लोप निकाल देते हो ना ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप, तो आप R देके जाता है, क्या देके जाता है? स्मॉल r, ठीक है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू जानता है कि जब हमको स्लोप देखना होता है तो इस साइड का एंगल देख लेते हैं, वो विद माइनस साइन, तो -tan थीटा, ये वाला एंगल जो होगा ना ये वाला, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू तू लगाएगा, तो ये वाला एंगल ये थीटा, तो दैट इज इक्वल टू -tan थीटा, माइनस लगा देंगे, या तो इधर का देखो तो उससे बेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर इधर का एंगल देता है, माइनस लगा सब। और हाँ या ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, वैसे तीनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्क्रीन को रोक नोट कर, लिख लिया बेटे। एक ना बेटे इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, इस ग्राफ के ऊपर 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। चलो उस न्यूमेरिकल से पहले ना तू एक क्वेश्चन लिख बेटे, क्वेश्चन लिख कि राइट द कंडीशन, क्वेश्चन लिख राइट द कंडीशन
in which the EMF of cell is equal to the potential difference across its ends, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किस सिचुएशन के अंदर सेल का ईएमएफ उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सब फॉर्मूला होता है V = E - IR। बता V की वैल्यू E के बराबर कब हो सकती है? पहली कंडीशन क्या कि व्हेन I = 0, जब I की वैल्यू 0 हो। I की वैल्यू कब 0 होगी? सब करंट कब नहीं चलेगा? या तो सर्किट ओपन हो। I की वैल्यू 0 कब होगी? पहला कंसेप्ट तो ये है कि या तो सर्किट ओपन हो, बहुत सही बात है, और ओपन सर्किट का ही दूसरा मतलब होता है R की वैल्यू इन्फिनिटी हो। भाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब लगाया जाता है? तार उखाड़ तो इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत सही बात है नहीं? तो पहली कंडीशन तो ये है, और साहब दूसरी कंडीशन है कि व्हेन R की वैल्यू 0 हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मार्क्स से बहुत क्वेश्चन बनते बेटे यहाँ से। तो बताइए किस सिचुएशन के अंदर V और E बराबर होता है? जब सर्किट में करंट ना हो। जब सर्किट में करंट ना हो, करंट ना रखने के दो तरीके, सर्किट को चालू मत करो, काट के रखो, या R को इन्फिनिटी रखो, एक ही बात है। और दूसरा, जब R की वैल्यू 0 हो। R की वैल्यू 0 का दूसरा मतलब होता है सेल आइडियल होना चाहिए, सेल आइडियल होना चाहिए। दीज आर द कंडीशन फॉर V = E, फॉर V = E। देखो यही रीजन था बेटे कि जो अभी तक जो चैप्टर आए ना पीछे कैपेसिटर, या अभी तक जो ओम्स लॉ तक आए, इंटरनल से लेना देना नहीं था। क्यों नहीं था? वो सारे सेल आइडियल लिए गए थे, ये आइडियल लिए गए। जब आइडियल लिए गए तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ एक ही बात थी, इसलिए ईएमएफ का नाम निशान नहीं आया। लेकिन अब जो सेल है ये आइडियल नहीं है, ये नॉन आइडियल है, अभी में इंटरनल है, ये रियलिटी में होता है। इंटरनल होगा तो फिर दो चीजें हो गई, एक ईएमएफ एक पोटेंशियल। और हाँ या ना, बात समझ में आई है? तो रोके सिंह को क्वेश्चन को लिख दे। देख बेटे, अब इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन देख क्या है साहब? साहब पहली बात तो क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है पता नहीं बोर्ड ने कितने साल पूछा बेटे, कितने साल। पहला सब ग्राफ मुझे दे रखा है, कहता है कोई एक सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ करंट के साथ ये है। मैं जानता हूँ V और I का ग्राफ सेल का यही आता है। फर्स्ट पार्ट सेल का ईएमएफ बताओ साहब, सेल का ईएमएफ देख ध्यान से। अब जो लाइन दिया है ना बेटे, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ से उठा रखा है, ना तो 1.2 पे ना 1.6 के ऊपर, कहीं भी से उठाया, कोई बात नहीं। बोलियो सेल का ईएमएफ VI का ग्राफ है और सेल का ईएमएफ चाहता है, ठीक है। मैं एक बात जानता हूं कि बेटे जब I की वैल्यू सर्किट में 0 होती है उस समय पर V और E सेम होता है। बिल्कुल सही है सर। तू I की वैल्यू 0 करके देख। सर I की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ले आया सर। I की वैल्यू मैंने जब 0 करी तो सर मुझे Y कोऑर्डिनेट मिला ये, Y कोऑर्डिनेट मिला ये। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे, ये बोर्ड के अंदर ग्राफ आया था। बोर्ड के अंदर जब मैं इस ग्राफ को बहुत बारीकी से देखता हूँ ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ इन्होंने उठा रखा है बोर्ड ने, ये जो कोऑर्डिनेट मुझे उठा करके दिया, ये इसके 1.6 के और 1.2 के ठीक बीचों बीच था। ये वैल्यू गिवन नहीं आई थी, लेकिन ये अपनी तरफ से लिखना होता है, दैट इज 1.4, भी ठीक बीचों बीच था। क्लियर है? तो व्हेन I = 0 देन V = E, तो दिस इंप्लाइज E की वैल्यू 1.4 वोल्ट। बोर्ड में कई साल ऐसा हुआ है बेटे, खासतौर पे जो ग्राफ आते हैं ना आपके सेमीकंडक्टर से, कई साल हुआ है कि कोऑर्डिनेट जो जहां रिक्वायर्ड होता है वो गिवन नहीं होता, वो कॉमन सेंस से लेना होता है। ठीक है, तो चाहो तो हिंदी में लिख लेना कि इस क्वेश्चन के अंदर 1.4 कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, कॉमन सेंस से लिखा गया था। ठीक है, आजा साहब सेकंड पार्ट। सेकंड कहता है I max बताओ, I max। तो तू एक बात बता, मैक्सिमम करंट कहते किसे हैं साहब? I max कि सर मैक्सिमम करंट, वैसे तो ग्राफ से भी देख ले, ग्राफ में सबसे ज्यादा करंट 0.28 ही है साहब, सबसे ज्यादा 0.28 है, सीधे लिख दे I max। और वैसे मैं एक बात जानता हूं बेटे कि I max होता है E/r, जब उस टाइम पे कैपिटल R की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब कैपिटल वो V की वैल्यू उस टाइम पे खत्म है, 0 है, V की वैल्यू 0 है तो 0.28 खत्म। तीसरा मुझसे कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटे किसी पैरामीटर से उठा ले, ठीक है। मैं इसको E/I लिख देता हूं, चल। EMF बोल कितना? सर EMF सेल का 1.4 वोल्ट है। मैक्सिमम करंट बोल, मैक्सिमम ही उठा लो, मैक्सिमम कितना? 0.28। सॉल्व करेगा सब 0.5 ओम का आंसर आया। और हाँ तो बोल यार, आया ना? देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस वो एक फिक्स वैल्यू है, वो सही है। तो किसी कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्ड उठा लो, किसी भी कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्ड। तो I max की वैल्यू मुझे पता 0.28 है और E की वैल्यू मुझे पता ही है, तो R की वैल्यू E/I। I max के कॉरस्पॉन्ड तो V0 होता है ना, E/I 500। एक बात क्लियर सुनो बेटे, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, जैसे ये तो एक सिंगल सेल के लिए पूछा है, सिंगल सेल के लिए, और इसको सॉल्व करने के भी 2-3 मेथड है। ये मत सोचना कि यही फॉर्मेट है, नहीं। एक बच्चा बोला इंटरनल रेजिस्टेंस अभी आपने थोड़ी देर बताया था, tan थीटा से लिख, तो लिख दे भाई, tan थीटा से लिख। चलो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, इंटरनल tan थीटा से लिख, खत्म हुआ साहब। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म। परपेंडिकुलर कितना है? 1.4, 0.28, खत्म हो गया साहब। ये और डाल देना। अरे हाँ तो बोल यार, अंदाज अपना कैसे भी लिखिए, बोल बात समझ में आई है? खत्म हुआ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कैसे पूछा है, कई बार ऐसा हुआ है बोर्ड ना बेटे ये कह देता है कि ये 3 सेल या 4 सेल कंबाइन किए गए हैं, ठीक है, ऐसे देता है। ध्यान से सुनना कि 4 सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज,
और 4 विच द ग्राफ रिप्रेजेंटेड इज दिस, 4 सेल का ही ग्राफ है, ये एक ही सेल का ग्राफ था। तो ध्यान से सुनो, अगर ये 4 सेल का ग्राफ है तो ये 4e EMF हो जाएगा, बस ये अंतर आएगा। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना ई नेट, ये e, ये 4e के बराबर होगा, तो एक सेल का EMF हो जाएगा 1.4/4, 1.4/4, ये अंतर आएगा। ठीक है, तो तू रोक स्क्रीन को, क्वेश्चन लिख और सॉल्यूशन लिख। आजा बेटे, अब ये न्यूमेरिकल देख एक, ये न्यूमेरिकल ना बेटे अभी मैंने जो सॉल्व किया था, ठीक है, वही न्यूमेरिकल है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, सवाल क्या है साहब? सवाल ये है कि मुझे एक सर्किट दिया गया है, कहता है हर एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख और हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट लिख, हर एक रेजिस्टेंस में करंट। ठीक है साहब, ये सर्किट मैंने बना रखा, ध्यान से देखता जा। ठीक, सेल भाई ये 2 सेल मुझे दे रखे हैं, एक 8 वोल्ट 2 ओम का, 20 वोल्ट 1 ओम का, बाकी सर्किट गिवन है। ठीक है सर, पहला काम होता है सर ई नेट लिखना। मैंने ध्यान से देखा सर, इसके प्लस के साथ इसका प्लस जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला बड़े में से छोटा घटाया, बड़ा था 20 माइनस का 8 क्या 12 वोल्ट। अरे हाँ तो बोल यार, बोल सही बात है। ठीक है सर, अब ई नेट का काम हुआ, अब वो चाहिए आर इक्विवेलेंट। पहले इन दोनों को देख बेटे, इन दोनों को, तो इन दोनों को ध्यान से देखता हूं, तो इसका नाम 1/R1 डालता हूं। 1/R1 मस्ट बी इक्वल टू 1/12 जमा में 1/6 जमा में 1/4। तो यहां से एलसीएम लेके लिख, तेरे पास R1 की वैल्यू जो है बेटे वो 2 ओम आई है, एलसीएम लेके उल्टा कर 2 ओम आता है, 12 6 4 2 आता है, रहा है ना। तो वो सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना सर? आर इक्विवेलेंट ये हो गया कितना, 2 का, ये 2 जमा में ये वाला कितना है सर? ये भी 2, क्योंकि मैं जानता हूं बैटरी का इंटरनल सर के साथ से नहीं चलता है। ये कितना 5, और सर इसका कितना 1, क्या साहब ये 10 ओम? हाँ तो बोल यार। तो वो सर्किट में करंट कितना चलेगा सर? करंट की वैल्यू होती है ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट। ई नेट कितना था मेरे पास? ई नेट मेरे पास 12 था, आर इक्विवेलेंट क्या साहब 1.2? हाँ तो बोल यार, बोल के हाँ जी। अब मुझसे बोलता हर एक सेल का ईएमएफ चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो लैंग्वेज में यहाँ नीचे लिख देना सर, मतलब उसके नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस सेल का बोल। तो सर ये सेल मेरा जो जाएगा ये डिस्चार्जिंग में जाएगा सर, क्यों? करंट यहाँ से आएगा, 3 रास्ते में बढ़ेगा, इसमें एक्स ले लेता हूँ, इसमें वाई ले लेता हूँ, इसमें जेड ले लेता हूँ, फिर वापस इसमें आई आएगा। क्या साहब ये डिस्चार्जिंग और ये चार्जिंग है? अरे हाँ तो बोल यार, बोल ऊपर वाले का ए की वैल्यू वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी किसका? उसका पोटेंशियल, सॉरी यार इतनी जल्दी भी मत कर, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस इसका EMF सेल का कितना 20, करंट जो उसने छोड़ा है मतलब उसमें जो गया कितना है सर 1.2, इंटरनल कितना है सर 1, कितना आया 1.2 माइनस अगर करेगा तो 18.8 वोल्ट। अरे हाँ तो बोल यार 18.8 वोल्ट, वो सही है। इसका आ जा सर इसका लिखूंगा तो V की वैल्यू होगी E प्लस में आई आर। ठीक है, E की वैल्यू यहाँ पर कितनी, इसी का EMF कितना 8 प्लस इंटरनल कितना है 1.2, ओ सॉरी करंट इंटरनल 2, तो दैट इज इक्वल टू 10.4 वोल्ट। क्या दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आया? हाँ सर दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आया, एक आया 10.4 और एक आया 18.8। क्या था करंट? और बताओ साहब करंट 2 अंदाज है बेटे, या तो EMF से, मैं तो देख सीधा लिख देता हूँ, याद है करंट बांटना x इज टू वाई इज टू जेड, सर इनवर्स में बांट दो, उल्टे बांटो, तो 1/12 जमा में 1/6 और इज टू 1 जमा 12 से गुणा कर 1 इज टू 2 इज टू 3। मुझे x चाहिए, x का वो ऊपर उसका जोड़ नीचे तीनों का सर 6 गुणा में जो बांटना है 1.2 बांटना है, क्या 0.2 एम्पियर? यस। y उसका हिस्सा ऊपर 2 बटा जोड़ गुणा में जो बांटना है क्या 0.4 एम्पियर? z उसका हिस्सा ऊपर गुणा में जो बांटना है, सही बात है, कितना बांटा है 1.2। ठीक है बेटे, तो ये 2 क्या 0.6 एम्पियर देख ले, 0.6 0.4 और 0.2 1.2 है। अरे हाँ तो बोल यार साहब ये क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है, क्लियर सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। सेल का EMF भी लिखवा गया, हाँ सर EMF भी लिखवा गया, ओ सॉरी पोटेंशियल लिखवा गया, और क्या करंट को बांटना भी पूछ लिया, हाँ बांटना भी पूछ लिया। इस टॉपिक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। अब ना बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट क्या है बतौर हेडिंग लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या वो क्या नाम, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आर का फॉर्मूला। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, मैं आप लोगों को जब ये पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा ना बेटे, तो इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज करूंगा। बेसिक तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये रिलेशन हम लोगों से पूछी जाती है, ये कहानी है साहब, क्लियर है? आ जाओ, कहता है स्मॉल आर का फॉर्मूला ड्राइव करो। ठीक है, तो पहले बता सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना, तो आर इक्विवेलेंट हो गया सर आर प्लस आर, वो सही बात है। तो बोल करंट कितना हो गया सर? करंट हो गया E अपॉन में आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर प्लस आर। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में स्मॉल आर लिखना होता है, किसके टर्म्स में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोल V किसके बराबर होता है? V इक्वल होता है सर आई आर, आई की वैल्यू क्या है E अपॉन में आर प्लस आर इंटू में आर। बोल क्लियर है? सॉल्व कर इसको, तो ये हो गया सर आर प्लस आर को ऊपर लिखेगा, ये हो गया E अपॉन में V इंटू में आर। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो जाएगा E अपॉन में V इंटू में आर माइनस में आर। साहब फॉर्मूला निकल करके आया E अपॉन में V माइनस 1 इंटू में आर। साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है। E माइनस V, E अपॉन में V माइनस 1 इंटू आर, रहा है ना। देखो इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने का एक अंदाज और है, आप चाहो तो इससे भी ड्राइव कर लेना इसको।
इस वाले से क्या कि v इज इक्वल टू होता है e माइनस आई आर। बहुत सही बात है। यहाँ पे वैल्यू डालियो साहब आई की, तो आई की अगर v की वैल्यू हो जाएगी बेटे e माइनस आई, आई की वैल्यू यही डाल दे, ठीक है, e अपॉन में r प्लस आर इंटू आर, यहाँ से e कॉमन निकाल तो v अपॉन में इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस r अपॉन में r प्लस आर। इसको लिख दे एलसीएम लेकर के r प्लस आर माइनस r अपॉन में r प्लस आर, जो कटता उसे काट दे, काटने के बाद पता चला कि v अपॉन में e की वैल्यू बची r अपॉन में r प्लस आर, तो दिस इंप्लाइज r प्लस में r की वैल्यू हो गई e अपॉन में v इंटू में r, तो यहाँ से r की वैल्यू हो गई साहब e अपॉन में v माइनस 1 इंटू में r। आपकी मर्जी है कैसे भी लिखो बेटे, इधर से उठाओ एक ही बात है। और हाँ या ना, फॉर्मूले में आया हुआ स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, e उसी का ईएमएफ, v उसी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाइड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाइड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था स्मॉल r का, ठीक है, जाते जाते हमने इसको ड्राइव कर लिया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आज हम लोगों ने बेटे एक सेल का ईएमएफ और उसका पोटेंशियल, इनके बीच का डिफरेंस समझा है, ठीक है, और उनके बेस जो 2-3 न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं दोनों तीनों सॉल्व किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। राइट द कंडीशन इन विच द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इज इक्वल टू इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस when I equals to 0, when circuit is current is 0, when capital R is infinite, when circuit is open। सारे जवाब है, हाँ है ना। तो अब मिलते हैं बेटे अगली क्लास में सीरीज पैरेलल के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।